हेलो, वेलकम टू सेशन 2 ऑफ पैराबोला। सो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। टाइप आइडेंटिफाई करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द पैराबोला y square equal to 8x, the distance between the tangent to the parabola and the parallel normal inclined at 30 degree with the x axis। तो डिस्टेंस पूछा गया किसके बीच का? टेंजेंट एंड द पैरेलल नॉर्मल। ठीक है, दोनों का स्लोप दे रखे है कितना? tan 30 डिग्री के बराबर। तो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का, तो हमें एक टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जिसका स्लोप tan 30 डिग्री का होगा, एक नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ये होती है टेंजेंट की इक्वेशन। और नॉर्मल की इक्वेशन कितनी? y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। राइट, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी आती है स्लोप फॉर्म में, नॉर्मल की इक्वेशन, और स्लोप यहां पे दे रखा है tan 30 डिग्री, दैट इज 1/√3। अब क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है तो इसका मतलब दोनों क्या होंगी? पैरेलल होंगी, और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमें पूछा गया। तो सिंपल है क्वेश्चन। तो बस वैल्यूज पुट कर रहे हैं, देखते जाना। टेंजेंट की इक्वेशन, m की वैल्यू 1/√3, x a की वैल्यू कितनी? 2 के बराबर है, सो 2√3 ये बन जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या मिलेगा? y इक्वल टू, अगेन m इक्वल टू 1/√3 रख रहे हैं, माइनस 2 इंटू 2 इज 4, सो 4/√3 एंड माइनस 2/3√3। राइट, तो ये हमारे पास आ गई टेंजेंट और नॉर्मल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला दो पैरेलल लाइंस के बीच में c1 माइनस c2, तो ये बनेगा c1 माइनस c2 करेंगे 4/√3 प्लस 2/3√3 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मतलब कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/3, ये डिस्टेंस आ जाएगा। राइट, इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो अपने आप, ये तुम्हें मिल जाएगा, लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, 16/3 के इक्वल। ठीक, ऑप्शन में देख लो 16/3, ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपल क्वेश्चन था। टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी थी जिसका स्लोप दे रखा था, नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी थी उसका भी स्लोप बराबर ही था, और दोनों के बीच में पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस पूछा गया था। राइट, ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द लाइन इज अ नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है जो कि स्टैंडर्ड पैराबोला है, और एक लाइन नॉर्मल की इक्वेशन दे रखी है, तो बताना है कि कौन से पॉइंट पे वो नॉर्मल बन रही होगी। तो बस एक बार देख लो इसको जल्दी से, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला। तो होता क्या है ना कि इस पैराबोला पे अगर कोई पॉइंट a है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? am स्क्वायर माइनस 2am, और इस पे बनने वाली नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। राइट, अब क्योंकि हमें नॉर्मल की इक्वेशन दे रखी है तो यहां से स्लोप आ जाएगा इसका कितना? m इक्वल टू -1। तो इसका मतलब जिस भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाई गई है उसका स्लोप कितना? -1 है, और जिस पॉइंट पे नॉर्मल बनाई गई होगी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? am स्क्वायर माइनस 2am। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो जो a पॉइंट होगा जिस पे नॉर्मल बनाई गई होगी, a की वैल्यू कितनी? 2 के बराबर, m की वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू -1, तो a पॉइंट क्या मिल गया हमें? 2,4, सी ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखना स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन भी याद रखना, और ये भी याद रखना कि वो कौन से पॉइंट से बनाई जाती है? am स्क्वायर माइनस 2am से। क्वेश्चन नंबर 3, 3 normals to y square equal to 4x pass through the point 15, 12. If one of the normals is given by this, then the equation of the line joining the feet of other two normals. Right. तो एक पॉइंट दे रखा है 15, 12, यहां से 3 नॉर्मल्स बनाई गई है। तो एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो मान लो 3 पॉइंट से हमने नॉर्मल बनाई, 3 नॉर्मल a, b एंड c, और क्या गिवन है? ये तीनों की तीनों कहां से पास कर रही है? पॉइंट से 15, 12 से। तो मान लो यहां पे कहीं पे पॉइंट है 15, 12। राइट, ओके, अब ये दे रखा है इफ वन ऑफ द नॉर्मल्स इज गिवन बाय, इन तीनों में से किसी एक नॉर्मल की इक्वेशन तो हमें दे रखी है। मान लो a से जाने वाली नॉर्मल की इक्वेशन हमें दे रखी है, और पूछा क्या गया है? इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द फीट ऑफ अदर टू नॉर्मल।
और बाकी जो दो नॉर्मल्स हैं उनके फुट से जाने वाली नॉर्मल की इक्वेशन, तो यानी बी सी की इक्वेशन हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहली चीज तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि एक पॉइंट से तीन नॉर्मल जा रही हैं, पहला काम क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो स्लोप फॉर्म में है, उसका स्लोप m है, तो उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब, और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो माइनस टू एम माइनस एम क्यूब। ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है। कहाँ से जा रही है, 15,12 से सेटिस्फाई करवाओ, तो 12 इक्वल टू 15m माइनस 2m माइनस एम क्यूब, कितना मिला ये m क्यूब माइनस 13m प्लस 12 इक्वल टू 0। राइट, m में क्यूबिक की क्वेश्चन आ गई, यहाँ से m की तीन वैल्यूज आएंगी, सोल्व कर सकते हैं। तो एक तो हिट एंड ट्रायल से पता चल रहा है m इक्वल टू 1 आएगा, तो एक फैक्टर आ गया m माइनस 1। बाकी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, कितना बनेगा ये m स्क्वायर और कितना प्लस का m एंड माइनस 12 इक्वल टू 0, सो दिस इज m माइनस 1, फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा m प्लस 4 m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब m की हमें तीन वैल्यूज मिल गई, कौन कौन सी, 1 माइनस 4 एंड 3। तो पता चल गया कि 15,12 से जाने वाली जो तीनों नॉर्मल्स थी उनके स्लोप कौन कौन से होंगे, एक का होगा 1, एक का होगा माइनस 4 के बराबर, एक का होगा 3। ये बात ठीक है। ओके, अब पूछा क्या गया था हमें, बी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन पूछी गई थी। तो अब ये भी याद रखा करो कि अगर हमने m स्लोप की नॉर्मल मानी है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, a m स्क्वायर माइनस 2am टाइप के, अभी देखा था हमने। राइट, और a की वैल्यू कितनी है इसमें, 1 है, तो इसका मतलब पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, m स्क्वायर माइनस 2m टाइप के। ठीक है, तो एक बार अगर तुम m को 1 रखोगे तो एक पॉइंट मिलेगा, कौन सा, 1 माइनस 2 वाला। राइट, एक बार m को रखोगे माइनस 4, कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, 16,8, और एक बार रखेंगे m को 3 तो फुट ऑफ नॉर्मल कौन सा मिलेगा, 9 माइनस 6। तो कहने का मतलब जो तीन पॉइंट से नॉर्मल बनाई गई थी ए बी सी, तीनों के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जो लाइन की क्वेश्चन हमें दे रखी है ना नॉर्मल की, y इक्वल टू एक्स माइनस 3, इसका स्लोप कितना है, 1, तो मतलब कौन से की बात कर रहे हैं, इस वाले स्लोप की बात कर रहे हैं, तो इसकी हमें नहीं जरूरत है। हमें पूछा गया कि बाकी जो दो पॉइंट्स हैं उनसे जाने वाली लाइन की इक्वेशन, तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक, तो दोनों पॉइंट्स पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिखना, तो ये इक्वेशन तुम्हारी बन जाएगी, लिख रहा हूं मैं, 2x माइनस वाई माइनस 24 इक्वल टू 0, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये को नॉर्मल पॉइंट्स का कंसेप्ट आ गया कि अगर तीन पॉइंट से जाने वाली नॉर्मल्स एक ही पॉइंट पे जाके मीट करती हैं तो उन तीनों पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं, और उनके कोऑर्डिनेट्स क्या, ए एम स्क्वायर माइनस 2am। राइट, ओके, लेट्स स्टार्ट। The slope of a chord of the parabola y square equal to 4ax which is normal at one end and subtends a right angle at the origin। तो एक नॉर्मल कोड दे रखी है, डायग्राम बना रहे हैं, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है P, जिस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ की है, सो PQ, राइट, दिस एंगल इज 90, नॉर्मल बनाई गई है पॉइंट P पे। अच्छा, क्या पूछा गया है, इसका स्लोप पूछा गया, स्लोप ऑफ द कोड विच इज नॉर्मल एट वन एंड, P वाले पॉइंट पे नॉर्मल है, एंड सबटेंड्स द राइट एंगल एट द ओरिजिन, और ये भी दे रखे कि ओरिजिन पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल कितना, 90 डिग्री। इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और PQ का स्लोप पूछा गया। ठीक, तो कर रहे हैं स्टार्ट इसको। पहला काम तो P पॉइंट लिया जिस पर नॉर्मल बनाई गई है, मान लेते हैं इसका पैरामीटर है T1, Q का पैरामीटर मान लेते हैं T2। तो पहली प्रॉपर्टी यूज होगी कि क्योंकि PQ वाली कोड ओरिजिन पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, तो इसका मतलब T1 T2 कितना होता है, -4 के बराबर। पहली चीज पता चली। दूसरी चीज, अगेन प्रॉपर्टी नॉर्मल की, कि अगर P पॉइंट पे नॉर्मल बनाओगे और वो Q पॉइंट पे जाके दोबारा मीट करेगी, तो Q का जो पैरामीटर होता है T2 वो किसके बराबर होता है, -T1 माइनस 2/T1। याद रखना इसको भी, नॉर्मल की प्रॉपर्टी। ठीक, ये दो रिलेशन आ गए हमारे पास। पूछा क्या गया हमसे, स्लोप पूछा गया कोड का, तो PQ को ज्वाइन करने वाली जो कोड होती है उसका स्लोप m अगर मान ले तो वो किसके बराबर आता होता है, 2/T1 प्लस T2।
फाइंड करके देख सकते हैं ये तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, नहीं तो डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें ऑलरेडी पता है, बस इसकी हेल्प से सोल्व करना है, इसको हो जाएगा आराम से। तो देखते जाना, ये जो रिलेशन है t2 इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2/t1, इसमें t1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारी इक्वेशन को, क्या बनेगा t1 t2 माइनस t1 स्क्वायर माइनस 2, और t1 t2 की वैल्यू कितनी -4 है, पुट करो यहाँ पे, तो t1 स्क्वायर कितना मिलेगा 2 के बराबर मिलेगा। ठीक, तो यहां से क्या आ गया, t1 की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई प्लस माइनस √2। तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल बनाई गई थी उसका पैरामीटर मिल गया हमें। अब दोनों केसेस कंसीडर किए जाएंगे, देख लेते हैं। केस 1, अगर t की वैल्यू प्लस √2 है तो ठीक, t1 दिस इज t1 इज √2, तो उस केस में t2 कितना आएगा, t2 कितना था माइनस t1 माइनस 2/t1, तो ये कितना आ गया -2 √2 आ गया। और हमसे क्योंकि स्लोप पूछा गया था, स्लोप कितना था 2 अपॉन t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 करके देखोगे कितना -√2, तो ये आ जाएगा -√2। तो इसका मतलब अगर t1 की वैल्यू √2 है तो उसका स्लोप कितना आएगा -√2। ऑप्शन में देख सकते हो -√2 ऑप्शन में नहीं है, तो केस 2 कंसीडर कर रहे हैं। अगर t1 की वैल्यू होगी -√2, उस केस में t2 कितना आएगा, अगेन माइनस t1 एंड -2/t1, तो +2/√2 कितना हो गया, ये 2√2 हो गया। और स्लोप कितना आ गया 2 अपॉन t1 प्लस t2 दैट इज √2 इक्वल टू √2। तो अगर t1 की वैल्यू -√2 लेंगे तो स्लोप कितना आएगा √2 आएगा। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती थी स्लोप की, या तो -√2 या +√2। ऑप्शन में कौन सा है, √2 का ऑप्शन है, तो सिर्फ ये आ जाएगा, राइट। तो प्रॉपर्टी याद रखना, t1 t2 इक्वल टू -4 एक रिजल्ट यूज किया है, और नॉर्मल की प्रॉपर्टी यूज की है कि अगर t1 पे नॉर्मल बनाओगे वो दोबारा जाके पैराबोला को जहां पे मीट करेगी उसका पैरामीटर क्या होगा -t1 माइनस 2/t1, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, लेट p इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला x² इक्वल टू 4y, स्टैंडर्ड पैराबोला है x² इक्वल टू 4y वाला। इफ द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज मिनिमम, एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, सर्कल भी अगर हम प्लॉट कर ले तो मान लो ये सर्कल हो गया। तो हमसे बोला क्या गया है ना कि p एक पॉइंट है पैराबोला के ऊपर जो कि सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस पे है। इसको ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई भी दो कर्व्स दे रखे हैं या फिर एक कर्व एक पॉइंट दे रखा है, अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम करना है तो कंसेप्ट क्या होता है कि मिनिमम डिस्टेंस हमेशा कौन सी लाइन के अलोंग मिलेगा, अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो इसका मतलब ये कि अगर तुम्हें इस पैराबोला के ऊपर एक ऐसा पॉइंट P चाहिए जो कि सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस पे हो, तो इसका मतलब ये कि P पॉइंट कहां पे होगा, उस पॉइंट पे होगा जहां से कॉमन नॉर्मल तुम बना सकते हो, जो पैराबोला की भी नॉर्मल होगी और सर्कल की भी नॉर्मल होगी। तो ये बना दी हमने, ये पैराबोला की भी नॉर्मल है, ठीक है, और सर्कल की नॉर्मल का मतलब उसके सेंटर से पास करके जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कर्व्स लाई ऑलवेज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। ठीक, ठीक है। तो अब देखना, सर्कल का सेंटर हमें पता है -3,0 है, P पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, ठीक है। इसको मान सकते हैं y² इक्वल टू 4ax के लिए तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मानते होते हैं am² माइनस 2am। इस केस में कौन से मान लेंगे -2am am², उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और हमें कंडीशन क्या लगानी है कि P पे बनने वाली जो नॉर्मल है वो सर्कल की भी नॉर्मल है। तो देखना P पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। तो स्टैंडर्ड के लिए तो नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³। ये इक्वेशन होती है नॉर्मल की। y² इक्वल टू 4ax के लिए, पर x² इक्वल टू 4ay के लिए क्या हो जाएगा, y की जगह हम रखेंगे x, m की जगह रखेंगे 1/m, x की जगह y। ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट P पे बनने वाली, ठीक। और क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो a की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो x इक्वल टू 1/m इंटू वाई माइनस 2/m माइनस 1/m³। और P पॉइंट हमारा कौन सा था -2m, m²। तो P पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, उस पे नॉर्मल की हमारी आ गई इक्वेशन। अब क्योंकि ये वाली नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास करके जाएगी तो -3,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा रहे हैं। सो x को रखो -3, y को रखो 0, ये बनेगा, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई। सो 3 इक्वल टू 2/m प्लस 1/m³।
एम क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 3m³ माइनस 2m² इक्वल टू 1। ठीक है, तो हिडन ट्रायल से एक रूट मिलेगा m इक्वल टू 1, बाकी दो रूट्स क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे, चेक करके देख सकते हो। तो m की वैल्यू पता चल गई तुम्हें, 1 के बराबर आ गई, और जैसे ही m पता चला पॉइंट p पता चल गया, पॉइंट p कितना आ गया, -2,1 आ गया। तो ये पता चल गया कि ये वाला जो पॉइंट होगा पैराबोला के ऊपर, ये सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, राइट। और पूछा गया था हमसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट p, तो p पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन अगर लिखनी है तो वो तो t बराबर 0 से लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, x इंटू x1 -2 हो गया, 2 टाइम्स y प्लस y1 प्लस का 1 हो गया, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया ये, x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे आसान था, प्रोवाइडेड आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मिनिमम डिस्टेंस अगर है तो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखी जाएगी जो दोनों के लिए नॉर्मल होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, the tangent PT and normal PN to the parabola at a point P on it meet its axes at T and N respectively, then the locus of the centroid of triangle PTN is। डायग्राम बना रहे हैं एक बार, स्टैंडर्ड पैराबोला y² इक्वल टू 4ax, इसके ऊपर एक पॉइंट P पैरामेट्रिक पॉइंट मान रहे हैं at² 2at। ठीक है, तो P पॉइंट से एक तो टेंजेंट बनाई गई है और एक नॉर्मल बनाई गई है, तो टेंजेंट ये मान लेते हैं टेंजेंट बन गई, टी पॉइंट पे जाके मीट कर रही है एक्सिस को, और जो नॉर्मल है ये सपोज नॉर्मल इस पे 90 डिग्री के एंगल पे ये एन पे जाके मीट कर रही है एक्सिस को। ठीक, तो हमसे पूछा गया लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पीटीएन, पीटीएन वाली जो ट्रायंगल बन रही है इसके सेंट्रोइड का लोकस पूछा गया। तो सेंट्रोइड के लिए पहला काम तो क्या करेंगे, तीनों वर्टिसेस फाइंड करने पड़ेंगे, तो टी पॉइंट फाइंड कर रहे हैं पहले, एन पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे पहले, पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन कितनी, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस at²। टी पॉइंट चाहिए तो y को 0 रख दिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू -at², तो -at², 0 टी पॉइंट मिल गया। एन पॉइंट के लिए नॉर्मल की इक्वेशन लिखना, अब नॉर्मल की इक्वेशन अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं आती तो स्लोप फॉर्म में तो याद रखा ही करो हमेशा, स्लोप फॉर्म में क्या होती है, mx -2am -am³, और अगर इसको पैरामेट्रिक में कन्वर्ट करना है तो m को -t से रिप्लेस कर दिया करो। ठीक, तो इसको m को -t से रिप्लेस करो, कितना आ गया, -tx प्लस 2at प्लस at³, ये होगी नॉर्मल की इक्वेशन पी पॉइंट से बनने वाली। एन पॉइंट चाहिए, अगेन y को क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो y को 0 पुट करोगे क्या मिलेगा, एक तो t बराबर 0 मिलेगा, दूसरा मिलेगा 2a प्लस at²। अब t बराबर 0 नहीं रख सकते, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2a प्लस at², इसका मतलब n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2a प्लस at², 0, तो t पॉइंट मिल गया, n पॉइंट मिल गया। अब इसके लोकस की बात हो रही थी, सेंट्रोइड के लोकस की, तो सेंट्रोइड अगर तुम मान लो इसका g है, h, k उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली, तो देख लो क्या बनेगा, h इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 करोगे तो कितना, 2a प्लस at²/3, और k के लिए y कोऑर्डिनेट्स की एवरेज जो कि कितनी आ जाएगी, 280/3, ये आ गया h और k। तो लोकस के लिए इनमें से t को एलिमिनेट करना है तो वो कर सकते हैं, तो पहली इक्वेशन क्या है, 3h - 2a इक्वल टू at², दूसरी इक्वेशन में t की वैल्यू मिल जाएगी 3k/2a, तो ये वाली t की वैल्यू दूसरी पहली इक्वेशन में रख देना उठा के, सो 3h - 2a इक्वल टू a टाइम्स 9k²/4a², राइट। तो देख लो क्या मिला, ये एक a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, h और k को x और y से रिप्लेस करेंगे तो कितना, y² आ गया 4/9 इंटू 3x - 2a, ये आ गया x और y में, ये लोकस की इक्वेशन आ गई। तो ऑप्शन चेक करोगे अगर तुम, ऑप्शन किस फॉर्म में है, y² इक्वल टू 4a/3 की फॉर्म में है, राइट, यहाँ पे 4a है, ठीक, सो 4a/3 की फॉर्म में है तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बनेगा 4a/3 x - 2a/3, तो ये चीज बन जाएगी ऑप्शन सी। ओके, लेट्स स्टार्ट।
इफ एन इंसिडेंट रे ट्रेवलिंग अलोंग द वाई एक्सिस स्ट्राइक्स द पैराबोला देन द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज। सबसे पहले तो जो पैराबोला दे रखा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं स्क्वायरिंग कंप्लीट करके। तो ये बनेगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, दिस वुड बी x + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 × y - 3। ये कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी फॉर्म बन रही है, x² = 4ay वाली फॉर्म बन रही है ओरिजिन शिफ्टिंग के साथ। तो ये वाला जो पैराबोला बनेगा इसकी एक्सिस कहां पे होगी, x + 2 = 0, दैट मीन्स x = -2 पे। y एक्सिस के पैरेलल इसकी एक्सिस है। अब गिवन क्या है, एन इंसिडेंट रे ट्रेवलिंग अलोंग द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग ना एक रे आ रही है जो कि इसको स्ट्राइक करेगी। ये वाई एक्सिस है हमारी, मान लो वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, x = 0। तो इसके अलोंग एक रे आई, इसके सरफेस पे करेगी स्ट्राइक, और पूछा गया है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो जिस लाइन के अलोंग जाएगी उसकी इक्वेशन पूछिए, इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। तो प्रॉपर्टी यूज होगी, पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी रे अगर उसकी एक्सिस के पैरेलल जाती है और पैराबोला को स्ट्राइक करती है तो वो स्ट्राइक करने के बाद उसके फोकस से पास करके जाएगी हमेशा, ठीक है। तो बस वही चीज कर रहे हैं, x = 0 के अलोंग आ रही है, तो क्योंकि ये वाली लाइन एक्सिस के पैरेलल है तो मान लो वो P पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है पैराबोला को, तो स्ट्राइक करने के बाद इसके फोकस से पास करेगी। फोकस इसका मान लेते हैं S से। तो बस अगर हमें रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन चाहिए तो P पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा और S पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आराम से, ओके। P पॉइंट कैसे मिलेगा, x = 0 वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पैराबोला की इक्वेशन के साथ। तो देख लो यहाँ पे अगर मैं x को 0 रख दूं कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 = 4 टाइम्स y - 3, राइट। तो कितना आ गया, y = आ गया 4। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, 0,4 मिल गए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फोकस चाहिए, तो क्योंकि x² = 4ay वाला पैराबोला है, इसका फोकस कहां पे होता है, x = 0 y = a। तो देख लो x = 0 का मतलब इसको 0 करेंगे, y = a का मतलब ये बनेगा। तो कितना आया, x = -2 एंड y = 4। तो फोकस पता चल गया, -2,4 पे होगा। तो S आ गया हमारे पास, P आ गया 0,4। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, देख के पता चल रहा है कौन सी होगी, y = 4 आ जाएगी। तो ये पता चल गया, द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज y = 4। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, normals at 2 points of the parabola meet again on the parabola where x1 x2 में रिलेशन दे रखा है, y1 + y2 का मोड फाइंड करना है। देखते हैं इसको, y² = 4x पैराबोला, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो मान रहा हूं मैं पॉइंट P एंड पॉइंट Q। इसने जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 में दे रखे हैं, हम पैरामीट्रिक में मान रहे हैं। तो मान लो P के कोऑर्डिनेट्स हैं t1 पैरामीटर के साथ, a की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा, t1² 2t1, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान रहे हैं t2² 2t2। क्या बोला गया है, P और Q दोनों पॉइंट्स पे नॉर्मल ड्रॉ की गई है, और वो दोनों नॉर्मल्स कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैराबोला के ऊपर ही जाके इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है। तो ये पॉइंट हो गया मान लो R, और R का पैरामीटर मान लेते हैं t3, ठीक है। P का पैरामीटर t1, Q का पैरामीटर t2, कहां पे जाके मीट कर रही है, पैराबोला के ऊपर जाके मीट कर रही है, जिसका पैरामीटर t3 है। तो अगेन प्रॉपर्टी होती है पैराबोला की कि इस केस में t1 × t2 बराबर कितना होता है, 2 के बराबर होता है। अगर 2 पॉइंट्स पे बनने वाली नॉर्मल्स पैराबोला के ऊपर ही जाके मीट कर जाएं तो t1 × t2 = 2, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। इतना पता चल गया। और क्या दे रखा है, x1 + x2 = 4 दे रखा है। x1 + x2 का मतलब P और Q के x कोऑर्डिनेट्स, तो इसका मतलब कितना मिलेगा, t1² + t2² = 4। ये गिवन है, हमें पूछा क्या गया है, y1 + y2 का मोड, और हमारे लिए y1 y2 कितना यहां से आएगा, तो हमसे पूछा गया मोड ऑफ 2 टाइम्स t1 + t2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। तो कर सकते हैं आराम से, t1 t2 बताइए, t1² + t2² बताइए, तो क्या कर लेंगे, t1 + t2 का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना बनेगा ये, t1² + t2², जो कि 4 + 2 टाइम्स t1 t2, कितना आ गया ये, 8 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या, t1 + t2 का मोड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, कितना बन गया ये, 2√2, और कितना चाहिए था हमें, 2 टाइम्स t1 + t2 का मोड चाहिए था, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 4√2 आ गया।
तो y1 प्लस y2 का मॉड इज इक्वल टू 4√2। ठीक, तो फिर से इस पे क्या हो गया, एक प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने नॉर्मल की। क्वेश्चन नंबर 9, PQ is a normal chord of the parabola at P, A being the vertex of the parabola. Through P, a line is drawn parallel to AQ meeting the x-axis in R, then the length of AR is equal to, diagram plot कर रहे हैं, PQ is the normal chord of the standard parabola y square equal to 4AX। तो ये parabola मान लिया हमने, इसके ऊपर एक नॉर्मल कोड PQ बनाई जा रही है, तो ये मान लेते हैं PQ बन गया। P का पैरामीटर T1 मान रहे हैं, इस पे नॉर्मल बनाई गई है। ठीक, Q का पैरामीटर मान रहे हैं T2। उसके बाद क्या, A इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। नेक्स्ट बोला गया है, थ्रू P अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू AQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है। तो अगर ये AQ है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की पॉइंट P से, मीटिंग द x एक्सिस इन R, x एक्सिस को R पॉइंट पे मीट कर रही है, देन द लेंथ AR इज इक्वल टू, AR की लेंथ हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आसान ही है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, करते जाओ जैसे जैसे दे रखा है। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, P पॉइंट पे नॉर्मल बनाई जो कि Q पॉइंट पे जाके मीट कर रही है। तो इनके पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन हमें पता है क्या होगा, T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। ये तो होगी पहली चीज। उसके बाद AR चाहिए हमें, तो उसके लिए R पॉइंट चाहिए होगा। R पॉइंट के लिए क्या करेंगे, PR की इक्वेशन लिखेंगे। अब PR वाली लाइन तुम्हें दे रखा है AQ के पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AQ का स्लोप कितना आएगा, यहां से इसका स्लोप आएगा 2/T2, देख सकते हैं अपने आप करके, स्लोप ऑफ AQ इज 2/T2। तो इसका मतलब PR का भी इतना ही स्लोप आ गया, तो PR की इक्वेशन लिख पाएंगे हम लोग। सो इक्वेशन ऑफ PR कितनी, y माइनस y1 पॉइंट मतलब P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका 2AT1 इक्वल टू स्लोप 2/T2 इंटू x माइनस AT1 स्क्वायर। ये आ गई PR की इक्वेशन। इस इक्वेशन में से R पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, y को 0 रख देंगे, तो y को रख दो 0। ठीक, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी मिल गई तुम्हें, माइनस AT1T2 प्लस AT1 स्क्वायर। ये आ गई x की वैल्यू। तो मतलब ये क्या आ गया, R का x कोऑर्डिनेट आ गया। सो R का x कोऑर्डिनेट हमें मिला AT1 स्क्वायर माइनस AT1T2। y कोऑर्डिनेट तो कितना 0 होगा, तो R पॉइंट आ गया। तो A पॉइंट पता था ऑलरेडी, R पॉइंट आ गया, इनकी लेंथ पूछी गई है, तो AR डिस्टेंस ये इसी के बराबर आ जाएगा ना, AT1 स्क्वायर माइनस AT1T2 के, ये आ गई लेंथ AR। अब क्या करेंगे, इस रिलेशन का यूज करेंगे, T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, T1 से अगर मल्टीप्लाई करें, T1T2 इक्वल टू माइनस T1 स्क्वायर माइनस 2, ये रिलेशन मिलेगा यहां से। तो इसका यूज करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, ये AT1 स्क्वायर माइनस A टाइम्स T1T2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस T1 स्क्वायर माइनस 2। तो ये मिल गया कितना, 2A प्लस 2 टाइम्स AT1 स्क्वायर विच इज 2 टाइम्स A प्लस AT1 स्क्वायर। तो ये आ गई लेंथ AR। अब ऑप्शन चेक करना अपने, ऑप्शन में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो कितनी होती है 4A, तो उसके बराबर तो नहीं आ रही। फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, तो अब ध्यान देना, P पॉइंट कौन सा था तुम्हारा, AT1 स्क्वायर 2AT1 और फोकस कितना A,0। तो P का फोकल डिस्टेंस कितना होता है, AT1 स्क्वायर प्लस A होता है। ठीक है, बट हमारा कितना आ रहा है, 2 टाइम्स AT1 स्क्वायर प्लस A आ रहा है, तो मतलब हमारा आंसर आ रहा है 2 टाइम्स द फोकल डिस्टेंस, सो ट्वाइस द फोकल डिस्टेंस ऑफ P। ये चीज बन जाएगी। Let's start. 3 normals are drawn from the point to the parabola. One normal is the x-axis. If the other 2 normals are perpendicular, then C is equal to. तो देखने से पता चल रहा है कौन सी फॉर्म है, एक पॉइंट से 3 नॉर्मल्स बनाई गई हैं, तो को नॉर्मल पॉइंट्स वाला कंसेप्ट यूज होगा। तो पहला काम तो क्या करेंगे कि m स्लोप के लिए नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेंगे, जो कि कितनी होती है, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। स्टैंडर्ड पैराबोला है, देख लिया करो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला, a की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, और कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, C,0 से, तो C,0 सेटिस्फाई करवा देते हैं इसको। तो y की जगह 0 रख रहे हैं, x की जगह रख रहे हैं C, और a की वैल्यू कितनी 1/4 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 m3। ये चीज बनी। ठीक है, तो यहां से m कॉमन आएगा, कितना मिला, C माइनस 1/2 माइनस 1/4 m स्क्वायर
इक्वल टू 0। तो एक तो m की वैल्यू 0 मिली और कितना 1/4m² इक्वल टू c माइनस 1/2, राइट। अब क्या दे रखा था इसने, 1 नॉर्मल इज द एक्स एक्सिस, तो क्योंकि एक m की वैल्यू 0 आ रही है तो पता चल गया यहां से एक नॉर्मल कौन सी बन जाएगी, एक्स एक्सिस बन जाएगी। इफ अदर टू नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर, अब यहां से भी तो m की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी ना। देखते हैं इसको, m² कितना आ रहा है 4c माइनस 2, तो m की वैल्यू कितनी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4c माइनस 2। तो यहां से तुम्हें m की 2 वैल्यूज और मिल गई जो कि क्या होंगे, बाकी 2 नॉर्मल के स्लोप्स होंगे। अब क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो मतलब इनका प्रोडक्ट कितना कर देंगे, -1 के बराबर। इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, ये बात ठीक है। बस अब इसके बाद c कैलकुलेट करना है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो कितना आ गया ये 4c माइनस 2 इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू कितना 3/4। तो c की वैल्यू पूछी थी हमसे, देन c इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, जिस पॉइंट से तीनों नॉर्मल पास कर रही थी वो पॉइंट पास करवा दिया, और उससे क्या हुआ, m में 3 डिग्री की इक्वेशन आ गई, 3 रूट्स आ गए हमारे पास। उसमें से एक रूट तो उसने दे रखा था 0 ही आएगा एक्स एक्सिस के लिए, और बाकी जो 2 रूट्स आए m1 m2 की वैल्यू आई, वो उसने कंडीशन दे रखी थी आपस में परपेंडिकुलर है, तो लगा दिया m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, c की वैल्यू मिल गई हमें। लेट्स स्टार्ट। The locus of the orthocenters of the triangle formed by the focal chord of the parabola and the normal drawn at its extremities। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, y² इक्वल टू 4ax पैराबोला। कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, फोकल कोड ऑफ द पैराबोला। तो कोई एक अगर हम फोकल कोड बनाए, ये सपोज फोकल कोड बन गई PQ, और इसके एक्सट्रीमिटीज पर बनने वाली नॉर्मल, तो P पे बनने वाली नॉर्मल मान लो ये, और Q पे बनने वाली नॉर्मल होगी ये, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज सपोज R। तो PQR एक ट्राइंगल है जिसमें PQ फोकल कोड है, PR नॉर्मल, QR भी क्या है, नॉर्मल है। तो हमसे पूछा गया है कि ऐसी ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर का लोकस। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। स्टैंडर्ड हमारे पास पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax वाला, तो पॉइंट्स हम मान सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो देखते हैं क्या करेंगे। P पॉइंट का पैरामीटर मान लिया सपोज हमने T1, Q का पैरामीटर मान लिया T2। अब एक चीज ध्यान देना, क्योंकि PQ फोकल कोड है ना, तो ये तुम्हें प्रॉपर्टी पता होगी कि फोकल कोड के एंड पॉइंट से बनने वाली टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, राइट। अब क्योंकि वहां से बनने वाली टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो इसका मतलब वहां से बनने वाली नॉर्मल्स भी आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक, तो इसका मतलब कि हमने जो P और Q से नॉर्मल बनाई है आपस में, वो आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो एंगल R तुम्हें कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि जो ट्राइंगल PQR है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई जिसमें एंगल R 90 डिग्री है। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पे होता है, उसी वर्टेक्स पे तो होता है जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता होता है। तो इसका मतलब R इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा था, ऑर्थो सेंटर का लोकस पूछा था, तो मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या पूछा गया, R पॉइंट का ही लोकस पूछा गया। तो इसको हम क्या करेंगे, h, k मान लेंगे। ठीक है, तो यहां तक आगे हमने यहां तक सिंप्लीफाई कर लिया क्वेश्चन को। ठीक, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये बन गया कि एक फोकल कोड है PQ, इसके एंड पॉइंट्स पे नॉर्मल बनाई गई है, उन नॉर्मल के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस बताओ। अब इसका रिजल्ट याद रखा करो कि जो 2 नॉर्मल्स होती हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है रिजल्ट, ठीक है, देखना एक बार लिख रहा हूं मैं, हो सके तो याद रखना है इसको। a टाइम्स T1² प्लस T2² प्लस T1 T2 प्लस 2, ये x कोऑर्डिनेट, एंड y कोऑर्डिनेट इज -a T1 T2 इंटू T1 प्लस T2। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द 2 नॉर्मल्स एट पॉइंट T1 एंड T2। तो टेंजेंट के तो इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स याद रखनी होते हैं हमें, a T1 T2 एंड a T1 प्लस T2, और हो सके तो नॉर्मल के भी याद रखा करो, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, दूसरे पे लिखेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, रिजल्ट हमें अल्टीमेटली ये मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें पता है R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस टाइप के होंगे। तो हमने क्या किया था, R को h, k माना था, तो देख लो h हमारा किसके बराबर है, a T1² प्लस T2² प्लस T1 T2 प्लस 2, एंड सिमिलरली दूसरा क्या आ जाएगा, k के बराबर। ठीक है, अब
इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, T1 T2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब जाके हमें लोकस मिलेगा। ठीक है, ओके। अब क्योंकि PQ एक फोकल कोड है तो इसका मतलब ये हमें पता है T1 T2 कितना होगा, -1 होगा, तो इसका यूज कर रहे हैं। देखते जाना, H इक्वल टू कितना, A टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। T1 T2 की वैल्यू पुट कर दी -1, कितना बन गया, ये प्लस का 1 बन गया। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। और K किसके बराबर था यहाँ पे, -A T1 T2। तो फिर से T1 T2 की वैल्यू -1 रखोगे, कितना आएगा, A टाइम्स T1 प्लस T2 आएगा। ये दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों में से T1 प्लस T2 को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखना कर रहे हैं, इसको स्क्वायरिंग कर दें अगर हम, क्या मिलेगा, K स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2। T1 T2 को -1 पुट करें तो -2 आएगा। और T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा सकते हैं, ये T2 स्क्वायर था, तो इसकी वैल्यू कितनी है, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर है तुम्हारे पास H/A -1 के बराबर। तो यहाँ पे रख देना। सो K स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर H/A -3 बनेगा ये। ठीक, सो दिस इज K स्क्वायर इक्वल टू A इंटू H -3A स्क्वायर। ये आ गया लोकस। H और K को X और Y से रिप्लेस करेंगे तो Y स्क्वायर इक्वल टू A टाइम्स X -3A। चेक कर सकते हो ऑप्शन में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द पैराबोला विच इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 2,1। एक ऐसी कोड की लेंथ जिसका मिड पॉइंट दे रखा है 2,1 है। तो पहली चीज तो जब भी कोड का मिड पॉइंट गिवन होगा उसकी हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं t बराबर S1 से। तो ये इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, कितना बनेगा, t की वैल्यू आएगी y इंटू y1 माइनस x प्लस x1/2, ये बनेगा t, और S1 कितना लिखा जाएगा, 1 - 2। ठीक, तो ये कितना बन गया, y माइनस x/2 -1 इक्वल टू -1, ये कैंसिल आउट, सो x इक्वल टू 2y। ये आ गई कोड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट तुम्हें दे रखे 2,1। अब पैराबोला हमारा स्टैंडर्ड वाला y स्क्वायर इक्वल टू x, और कोड की इक्वेशन आ चुकी है x इक्वल टू 2y, ओरिजिन से पास करके जाएगी, तो ये मान लो कोड होगी तुम्हारी x इक्वल टू 2y। ठीक है, लेंथ पूछिए इसकी, द लेंथ ऑफ द कोड, तो इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है अगर a और b, तो a b की लेंथ पूछी गई है हमसे। तो डायरेक्टली क्या करो, दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व कर लो, क्या मिल जाएंगे, दोनों के दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स, बाद में दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। राइट, तो एक पॉइंट तो दिख रहा है हमें, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगे 0,0, दूसरा पॉइंट मिल जाएगा यहाँ से, देख लेना, x बराबर 2y है, और वो कितना था, y स्क्वायर इक्वल टू x था। तो y स्क्वायर इक्वल टू x की जगह 2y रख रहे हैं, तो y कितना आएगा, 2 आएगा, और y अगर 2 है तो x कितना, 4, तो b पॉइंट मिलेगा तुम्हें 4,2। तो लेंथ ए बी कितनी आ गई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 स्क्वायर रूट 20 बनेगा 2√5। सो लेंथ इज 2√5, ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट। If 3 distinct and real normals can be drawn to y square equal to 8x from the point a, 0, then अगेन को नॉर्मल पॉइंट्स का कंसेप्ट कि एक पॉइंट से 3 नॉर्मल्स कैसे बनाई जा सकती हैं, किस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो पहला काम वही m स्लोप की नॉर्मल की इक्वेशन, y इक्वल टू mx माइनस 2am, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 4m माइनस 2m क्यूब। कौन से पॉइंट से बनानी है, a, 0 से, तो सेटिस्फाई करवा दो, तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, सो am माइनस 4m माइनस 2m क्यूब। क्या कुछ मिलेगा, एक तो m 0 ही आएगा, ब्रैकेट में कितना, a माइनस 4 माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू 0, सो इधर m इज इक्वल टू 0 और 2m स्क्वायर इक्वल टू a माइनस 4। हमें क्या चाहिए था, तीनों डिस्टिंक्ट तो रियल नॉर्मल चाहिए थी, तो एक तो रियल नॉर्मल आ गई m इक्वल टू 0 के लिए। अब हमें चाहिए ये कि यहाँ से भी जो m की दोनों वैल्यूज मिले वो कैसी हो, डिस्टिंक्ट हो और रियल हो। तो वो कब मिलेंगी, अगर ये जो m स्क्वायर है a माइनस 4/2 ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, m स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तो a माइनस 4/2 को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, a माइनस 4 भी पॉजिटिव होगा, तो a कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 4। तो a की इन सारी वैल्यूज के लिए तुम्हें m की तीनों रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक, ये पूछा था, सो a इज ग्रेटर देन 4। क्वेश्चन नंबर 14, if two different tangents of y square equal to 4x are the normals to x square equal to 4by, then
ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में, पहले पैराबोला की जो टेंजेंट है वो दूसरे की क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने पिछले वाले सेशन में ऐसे क्वेश्चन किए थे कॉमन टेंजेंट वाले, कि ऐसी लाइन जो पहले कर्व की भी टेंजेंट हो दूसरे की भी टेंजेंट हो, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस फर्क क्या आ गया कि एक ऐसी लाइन चाहिए कॉमन लाइन जो एक के लिए तो टेंजेंट का काम करे, दूसरे के लिए नॉर्मल का काम करे। तो स्टार्ट वैसे ही करेंगे कि मान लेंगे उस वाली लाइन का स्लोप कितना, m के बराबर है। तो अगर वो m के बराबर है तो क्योंकि पहले वाले की टेंजेंट है तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसी होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, तो इसके लिए टेंजेंट है। ठीक, और दूसरे पैराबोला के लिए नॉर्मल है, तो m स्लोप की नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी आती है तो वो लिख सकते हैं, बट ध्यान रखना दूसरा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला, तो इसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए y की जगह मैं x रिप्लेस कर रहा हूँ, m की जगह 1/m और x की जगह y, माइनस 2 टाइम्स a की जगह तो a ही आएगा, इस केस में कितना वो b है, अपॉन में m हो जाएगा माइनस b अपॉन एम क्यूब। ठीक है, तो ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन। तो एक ऐसी लाइन है m स्लोप वाली जो इसके लिए टेंजेंट बन गई और इसके लिए बन गई नॉर्मल। ठीक, तो क्या कर रहे हैं, एक बार सेम फॉर्म में बना लो, m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं सारी इक्वेशन को, तो क्या बनेगा ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2b प्लस b अपॉन एम स्क्वायर, ये आ गई। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों जो लाइंस है ना, इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों आइडेंटिकल लाइंस को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम ही तो लाइन चल रही है, जो पहले के लिए टेंजेंट और दूसरे के लिए नॉर्मल, तो हम क्या बोल देंगे, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल के लिए सारे कोफिशिएंट्स की रेशियो क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, अब इसमें देख के पता चल रहा है कि इतना पार्ट तो सेम ही है दोनों में, y इक्वल टू एम एक्स वाला, तो इसका मतलब बाकी जो पार्ट बचा उसको भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या आ गई, 1/m इक्वल टू 2b प्लस b अपॉन एम स्क्वायर, तभी दोनों आइडेंटिकल हो पाएंगे। तो देख लो यहां से क्या मिला, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें अगर सारी इक्वेशन को, तो m इक्वल टू 2bm स्क्वायर प्लस b, सो दिस इज 2bm स्क्वायर माइनस m प्लस b इक्वल टू 0। यहां तक आ गई, b में क्वाड्रेटिक आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, क्या बोल रहा था, 2 डिफरेंट टेंजेंट्स आर दी नॉर्मल्स, तो इसका मतलब ऐसी 2 लाइंस होंगी, 2 डिफरेंट लाइंस होंगी जो कि टेंजेंट का काम कर रही हैं और उसके लिए नॉर्मल का काम कर रही हैं, और वो 2 लाइंस कब मिलेंगी, जब हमें m की 2 डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, तभी 2 डिफरेंट टेंजेंट्स मिल पाएंगी। तो इसका मतलब ये कि यहां से जो m में क्वाड्रेटिक आई है, यहां से दोनों m की कैसी वैल्यूज आनी चाहिए, रियल प्लस डिस्टिंक्ट आनी चाहिए, ये बात ठीक है। अब रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए कंडीशन क्या लग जाएगी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो बस ये कंडीशन लगा दो। तो देख लो d कितना 1 माइनस 8b स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो कितना आ गया, b स्क्वायर लेस देन 1/8 आया, दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर रूट लें तो मोड b इज लेस देन 1/2√2। ठीक है, और ये पूछा था b पे कंडीशन पूछी थी, सो मोड b इज लेस देन 1/2√2। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली मिल जाएंगे कि दोनों की कॉमन टेंजेंट निकालो, या फिर दोनों की कॉमन नॉर्मल भी पूछ सकते होते हैं, उसके लिए भी वही, पहले के लिए भी m स्लोप की नॉर्मल लिखो, दूसरे के लिए m स्लोप की नॉर्मल लिखो, दोनों को आइडेंटिकल कर दो। इसमें क्या हो गया, एक की टेंजेंट बना रहा था दूसरे की नॉर्मल, तो पहले की टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, दूसरे की नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, दोनों को आइडेंटिकल कर दिया, तो अप्रोच हमारी सेम ही रहेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। AB is a focal chord of the parabola, A पॉइंट दे रखे स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक पॉइंट, देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एट A एंड B। तो कोई भी एक फोकल कोड बनाई गई है, AB इज द फोकल कोड A एंड B, और क्या बोल रहे हैं, इस फोकल कोड के एंड पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट्स बनाई है और नॉर्मल्स बनाई है, तो ये तो मान लो 2 टेंजेंट्स बन रही हैं इसके एंड पॉइंट्स पे, और ये बन गई 2 नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट मिल रही है सपोज T पे, नॉर्मल मिल रही है N पे, इतनी चीज ठीक है। तो हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है ना ATBN, इसका एरिया पूछा गया हमसे, सही। और A पॉइंट पैरामेट्रिक पॉइंट है, पैरामीटर इसका T दे रखा है, तो जो सारा रिजल्ट आएगा हमारा एरिया वाला वो भी T पे डिपेंड करता हुआ आएगा, ऑप्शंस में देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन बनेगी थोड़ी सी जो भी बनेगी, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ए बी फोकल कोड है, ए पॉइंट का पैरामीटर अगर टी है तो बी का पैरामीटर कितना, -1/t, राइट। अब एक चीज का और ध्यान देना, ए बी क्योंकि फोकल कोड है उस पर बनने वाली टेंजेंट्स आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 है,
उस पे बनने वाली नॉर्मल्स भी क्या होंगी, परपेंडिकुलर, ये एंगल भी 90 है। और टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल तो 90 होता ही है, तो ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। तो क्या पता चला, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स 90, तो मतलब ये तो पक्का हो गया कि ये एक रेक्टेंगल तो बनेगी बनेगी। ठीक है, और जैसे ही हमें ये पता चला कि ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया लिखने के लिए तुम सिंपली कर सकते हो ए टी वाली लेंथ इंटू लेंथ बी टी, लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड्स, सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड्स एक रेक्टेंगल के लिए। ठीक, तो बस अब ये करना है, ए टी वाली लेंथ फाइंड करनी है, बी टी लेंथ फाइंड करनी है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है पैरामीटर टी वाले हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है -1/t वाले हैं, और दो टेंजेंट्स जहां भी जाके इंटरसेक्ट करती हैं वो भी तुम्हें पता होता है, क्या होता है, a t1 t2, और t1 t2 कितना -1 है, तो -a इंटू a टाइम्स t1 प्लस t2 होता है, तो कितना t-1/t। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तुम्हें, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, t पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो a और t के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, at मिल जाएगा, b और t के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, bt मिल जाएगा। बाकी सारी कैलकुलेशन है करनी पड़ेगी अपने आप, वैल्यूज पुट करना, रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर डी, a² इंटू टी प्लस 1/t होल क्यूब। ठीक है, तो और कुछ नहीं है इसमें, बस ये है कि अगर पहले हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि रेक्टेंगल बन रही है तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अदरवाइज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एंड पॉइंट भी फिर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फिर कैलकुलेशन और लंबी चली जाएगी। तो बस इतना ही है इसमें तो। ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा बनेगी, बट इसका एक दूसरा तरीका देख सकते हैं सोल्व करने का, अगर इसको शॉर्टकट से करना चाहो ऑप्शन की हेल्प लेके। तो एक चीज़ का ध्यान देना, इसमें क्या दे रखा था ना, ए बी इज अ फोकल कोड, तो अगर हम ए बी को एक स्पेशल टाइप की फोकल कोड ले लें, जो कि कौन सी होती है, लेटस रेक्टम, तो मान लो ए बी को हमने मान लिया लेटस रेक्टम। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a,2a और b के a,-2a। इसका मतलब क्या, हमने t को कितना फिक्स कर दिया, 1 के बराबर फिक्स कर दिया, तभी वो क्या बन जाएगा, लेटस रेक्टम बन जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट्स बनाई है और लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे हमने नॉर्मल बनाई है। ठीक है, अगेन सारे एंगल 90 तो बनेंगे बनेंगे, पर क्योंकि इस केस में सिमेट्री बन जाएगी तो ये क्या बन जाएगा ना, एक स्क्वायर बन जाएगा, सिर्फ रेक्टेंगल नहीं बनेगा। और स्क्वायर बन जाएगा तो तुम चाहो तो सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो, एरिया फाइंड कर सकते हो इसका। ठीक है, नहीं तो इसके लिए भी रिजल्ट याद रखा करो, पैराबोला के केस में अगर लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से टेंजेंट और नॉर्मल बनाई जाती हैं, उससे बनने वाला जो स्क्वायर होता है, क्वाड्रिलेटरल होती है, ठीक है, उसका एरिया कितना होता है, 8a² के बराबर होता है। ये याद रख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं आराम से इसको। ठीक है, तो इस चीज की हेल्प ले सकते हैं। तो देखना क्वेश्चन में तुम क्या बोलोगे ना, कि अगर मैं t को फिक्स कर दूं, अपनी मर्जी का कुछ भी रख लूं, t को मैंने रख दिया 1, तो वो बन गया लेटस रेक्टम, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 8a² आना चाहिए। तो अब चारों ऑप्शंस में घूम के देखो, सब में t = 1 पुट करके देखो किसमें तुम्हें 8a² मिलेगा। तो सिर्फ डी वाला ऑप्शन इस केस में ऐसा मिल रहा है जिसमें 8a² मिल जाएगा। ठीक है, तो अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 8a² वाला, याद रख सकते हैं इसको। Question number 16. The line intersects the parabola at A and B. Normals at A and B intersect at C. बनाई देते हैं डायग्राम, y² = 4x पैराबोला, एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो मान लो ये लाइन है, x - y = 1, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है A और B पे, राइट, पहली स्टेटमेंट हो गई। फिर क्या बोल रहा है, नॉर्मल्स एट A and B intersect at C, तो A पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाई हमने, B पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाई हमने, वो C पे जाके मीट कर रही है, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक, अच्छा, अब इफ D इज द पॉइंट एट विच CD इज नॉर्मल टू द पैराबोला, अब फिर से एक और नॉर्मल की बात चल रही है कि C पॉइंट से एक नॉर्मल बनाई गई है जो कि पैराबोला को कौन से पॉइंट पे नॉर्मल बन रही है, D पॉइंट पे, तो ये CD भी एक नई नॉर्मल मिल गई हमें। ठीक, तो पूछा गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, तो डी के कोऑर्डिनेट्स पूछे हमसे। तो देखा जाए तो डायग्राम से देख के क्या पता चल रहा है, सिचुएशन तो वही बन रही है कि तीन नॉर्मल्स हैं टोटल, ए बी और डी पे बनने वाली, और तीनों की तीनों सेम पॉइंट सी से जा रही हैं। ठीक है, तो सी से जाने का मतलब ये कि तीनों के तीनों कोर नॉर्मल पॉइंट्स होंगे ए बी और डी वाले, क्योंकि तीनों नॉर्मल सेम पॉइंट से जा रही हैं, तो फिर से कोर नॉर्मल पॉइंट्स का कंसेप्ट यूज होगा, राइट, इतनी बात सही है। अच्छा, अब को नॉर्मल पॉइंट्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स है ना, उनके लिए सम ऑफ ऑर्डिनेट्स कितना होता है, 0 के बराबर होता है। ये ठीक है,
तो इसका मतलब ये कि अगर a के कोऑर्डिनेट्स में मान लूँ x1, y1, पैरामीट्रिक में मान सकते हैं वैसे, b के मान लूँ अगर मैं x2, y2 और d के मान ले x3, y3, तो होगा क्या, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0 होगा। ये बात ठीक है। ठीक है, अब अगर हमें a और b पॉइंट फाइंड करने हैं ना, तो देख के तो ये लगेगा कि हम क्या कर लें, अगर सिंपली पैराबोला की इक्वेशन को और x माइनस वाई इक्वल टू 1 लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो a और b तो हमें वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं करके, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1, इनको आपस में अगर सॉल्व करें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस वाई, सो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बात ठीक है। अब यहां से देख सकते हैं कि ये प्रॉपर फैक्टराइज तो नहीं होगा, इररेशनल रूट्स आएंगे इसके। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि इररेशनल रूट्स आते हैं तो उस केस में हम वो कोशिश करते हैं कि वो हम इंडिविजुअली ना फाइंड करें, उसके बिना काम चल जाए हमारा। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से दोनों y की वैल्यू फाइंड करने के बजाय डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे, y1 प्लस y2। ठीक, तो y1 प्लस y2 कितना आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है। अब ये तो हमें पता था कि y1 प्लस y2 प्लस y3 तो 0 होता है, तो इसमें y1 प्लस y2 की वैल्यू रखोगे तो कितना मिल गया, y3 इक्वल टू -4 मिला। तो इसका मतलब क्या, D पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें मिल गया -4 के बराबर। ठीक है, और x कोऑर्डिनेट तो फिर फाइंड कर ही सकते हैं क्योंकि D पॉइंट कहां पे है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब y की वैल्यू -4 होगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4, -4 आ गए। ये पूछा गया था हमसे, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर 4 एंड -4। ठीक है, तो अगेन कोनॉर्मल पॉइंट्स की प्रॉपर्टी यूज की है कि जितने भी कोनॉर्मल पॉइंट्स होते हैं, 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स, उनके ऑर्डिनेट्स का सम होता है 0। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनसे बनने वाली जो 3 नॉर्मल्स होती हैं उनके स्लोप्स का सम भी क्या होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 17, a tangent to the parabola cuts another parabola at a and b, then the locus of midpoint of ab is। ठीक है, तो क्या बोल रही है, एक पैराबोला, इस पे बनने वाली टेंजेंट दूसरे पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जा रही है। ठीक है, ए और बी पे, देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज, तो ए बी के मिड पॉइंट का लोकस पूछे, h, के मान सकते हैं इसको, राइट। और पैराबोला कौन कौन से हैं देख रहे हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4ay इक्वल टू 0 फर्स्ट पैराबोला, और दूसरे की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। तो देखते हैं, कर रहे हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो लाइन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4ay इक्वल टू 0 की टेंजेंट है, तो क्या करेंगे, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे स्लोप फॉर्म में। ठीक, और पैराबोला कौन से हमारा स्टैंडर्ड वाला ही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, जो हमने स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन याद रखी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो y की जगह मैं x लिख रहा हूँ, m की जगह 1/m, x की जगह y प्लस a/m होता है, a की वैल्यू यहाँ पे -a और m, ये आ जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन। तो y इक्वल टू mx प्लस am², ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब यही वाली टेंजेंट आगे जाके क्या कर रही है, पैराबोला को ए बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि ये किसकी इक्वेशन है, एक्चुअल में ए बी की ही तो इक्वेशन है। इतनी चीज सही है। अच्छा, अब अगर तुम दूसरे वाले पैराबोला के लिए बात करो तो उसके लिए तुम्हें क्या नजर आएगा कि ए बी उसकी एक कोड है जिसका मिड पॉइंट का लोकस हमें फाइंड करना था, जिसका मिड पॉइंट हमने मान रखा है h, k। तो क्योंकि कोड का मिड पॉइंट हमने मान रखा है तो इसकी हेल्प से कोड की इक्वेशन हम लिख पाएंगे t बराबर s1 से। तो दोबारा से ए बी की इक्वेशन लिखी जाएगी यूजिंग t बराबर s1, राइट। तो ये लिखना क्या बनेगा, ये t बराबर s1, यहां से x इंटू x1 की वैल्यू h आ गई, -2b इंटू वाई प्लस y1 k, और इक्वल टू में s1 कितना बनेगा, h² माइनस 4bk, ये आ गया t बराबर s1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा hx माइनस 2by माइनस 2bk प्लस 2bk, तो दिस वुड बी 2bk माइनस h² बराबर 0। तो ये फिर से ये भी किसकी इक्वेशन है, ए बी की इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर देंगे, अब आइडेंटिकल कर देंगे। ठीक है, तो x के कोफिशिएंट्स की रेशियो, y के कोफिशिएंट्स की रेशियो और कांस्टेंट टर्म की रेशियो बराबर हो जाएगी। तो देखना कर रहे हैं, इसके नीचे लिख रहा हूं मैं एक बार दोबारा से,
एम एक्स माइनस वाई प्लस ए एम स्क्वायर बराबर 0, इन दोनों को आइडेंटिकल कर रहे हैं हम, राइट। तो देखना एक्स के कोफिशिएंट की रेशियो कितनी है, एच अपॉन एम, वाई के कोफिशिएंट की रेशियो 2b, कांस्टेंट टर्म 2b के माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए एम स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया। अब इसमें से हमें क्या करना है, लोकस चाहिए था, एच और के में रिलेशन चाहिए, तो एम को एलिमिनेट करना पड़ेगा इसमें से, तो वो हम कर सकते हैं। देखना पहली इक्वेशन में से एम की वैल्यू निकालना, कितनी आ रही है, एच अपॉन 2b के बराबर, ठीक है। एक बार एम की वैल्यू आ गई, फिर कोई दूसरी इक्वेशन कंसीडर करेंगे। ये वाली इक्वेशन अगर हम कंसीडर करें तो इसमें होगा क्या, एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ए एम क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए एम एच इक्वल टू 2b के माइनस एच स्क्वायर, ये बनेगा। और m की वैल्यू जो हमने निकाल रखी थी यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना ए एच स्क्वायर अपॉन 2b इक्वल टू 2b के माइनस एच स्क्वायर, 2b से मल्टीप्लाई, सो ए एच स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर के माइनस 2b एच स्क्वायर, सो दिस इज a प्लस 2b, h की जगह x रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू k की जगह y, सो 4b स्क्वायर y। तो ये मिल गया तुम्हें लोकस, a प्लस 2b एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर y, ऑप्शन ए, राइट। ओके, द पैराबोला मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 अंडर रूट 10 ऑन द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 1, देन k इज, एक लाइन दे रखी है और दे रखे है कि वो पैराबोला के ऊपर कितने लेंथ की इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखते हैं इसको, y स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, ये बन गया पैराबोला। लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 1, ये मान लो लाइन है x माइनस 2y इक्वल टू 1, ठीक है। तो कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है पैराबोला के ऊपर, ए बी वाला, और ये लेंथ तुम्हें दे रखी है कितनी, 2√10, ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या होता है ना, अगर तो हमें पैराबोला की इक्वेशन पूरी की पूरी पता होती, लाइन की इक्वेशन भी पता होती, तो हम ट्राई करके देखते हैं कि दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लें, और सॉल्व करके हमें दोनों के दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाते हैं, ए और बी, वहां से हम क्या कर देते हैं, दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। बट इस केस में ये करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन में हमें एक अननोन दे रखा है, तो जब तुम दोनों इक्वेशन को सोल्व करके उसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे ना, तो ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो भी के की टर्म्स में आएंगे और इरेशनल आएंगे। तो उसके बाद अगर तुम ये करना चाहो कि ए बी के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के उसको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर करना चाहो तो कर तो सकते हैं, बट कैलकुलेशन बड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, ठीक है। तो एक ऑल्टरनेट तरीका देखना है इसका, क्या करेंगे, मान लेते हैं ए और बी पॉइंट डायरेक्टली तो हम नहीं फाइंड कर रहे, जैसे कि आपको बताया कैलकुलेशन ज्यादा बनेगी, तो मान लिया ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x2, y2, ठीक है। अब क्योंकि इसका स्लोप पता है हमें, ए बी की इक्वेशन है 1/2 का स्लोप है इसका, तो 1/2, और स्लोप कितना आएगा यहाँ से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर लिख सकते हैं। तो एक तो ये चीज पता है हमें, ये रिलेशन यूज करेंगे, और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात चल रही है तो वो ए बी के बराबर होगा, और ए बी लेंथ होगी किसके बराबर, उससे डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इस वाले रिलेशन से अगर मैं x2 माइनस x1 की वैल्यू पुट कर दूं 2 टाइम्स y2 माइनस y1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो 5 टाइम्स बन जाएगा, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू y2 माइनस y1, ये बात ठीक है। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हमारी ए बी आएगी वो इस फॉर्म की होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू y2 माइनस y1 का मोड, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं आपस में, वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स को और x माइनस 2y इक्वल टू 1 को सोल्व करके क्या कर रहे हैं, इसको y में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं। तो देखते जाना क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू के, एक्स की वैल्यू कितनी 1 प्लस 2y, तो ये बना वाई स्क्वायर माइनस 2ky माइनस के इक्वल टू 0, ठीक है। y में क्वाड्रेटिक आ गई, 2 रूट्स आएंगे, कौन कौन से, एक y1 होगा एक y2 होगा, तो इसके 2 रूट्स हैं y1 और y2, और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट के लिए हमें चाहिए क्या, इन दोनों का डिफरेंस ही तो चाहिए। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन a होता है। तो यहां से तुम कैलकुलेट कर सकते हो y1 माइनस y2 का मोड, तो देख लो इसका d कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 4k, a की वैल्यू तो 1 है, तो ये आ गई मोड ऑफ y1 माइनस y2 की वैल्यू। तो इसका मतलब ab की लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कितनी आ गई, वैल्यू पुट करेंगे तो √5
into square root of 4k square plus 4k. दिस इज लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट और ये किसके बराबर दे रखी है हमें 2√10 के बराबर. सो 2√10 ये बना. अब इसको सोल्व कर लो. ठीक है, तो कितना बना ये √5 और ये बन गया √2 और यहाँ से एक 2 कॉमन आएगा. स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 2√2. 2 कैंसिल आउट. k कितना मिलेगा तुम्हें k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 2. तो k की दो वैल्यूज आएंगी, या तो k 1 के बराबर आएगा या फिर k आएगा -2. तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई k की. ऑप्शन में देख सकते हो कौन सी गिवन है, 1 दे रखी है, तो k इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये एक ऑल्टरनेट तरीका है किसी लाइन का इंटरसेप्ट फाइंड करने का पैराबोला के ऊपर. लेट्स स्टार्ट. Two tangents to the parabola make complementary angles with its axis, then their chord of contact always passes through the point. देखना, कंडीशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद एक्सिस. तो पहले तो ये ध्यान दो कि अगर कोई दो लाइंस है ना जो एक्स एक्सिस के साथ, इस केस में इसकी एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस ही है ना. तो अगर कोई दो लाइंस हैं जो एक्स एक्सिस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रही हैं, तो मान लो लाइन L1 थीटा का एंगल बना रही है और जो लाइन L2 है वो 90 - थीटा, तभी बोल पाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. तो होगा क्या, L1 का स्लोप tan थीटा होगा और L2 का स्लोप कितना होगा tan 90 - थीटा, मतलब cot थीटा. तो मतलब m1 × m2 कितना मिलेगा, 1 के बराबर मिलेगा. तो ये चीज याद रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम से कि अगर दो लाइंस एक्स एक्सिस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रही है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होगा. तो इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली हमें ये दे रखा है कि इस पैराबोला के ऊपर बनने वाली दो टेंजेंट्स ऐसी हैं जिनके स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है. ठीक, तो पूछा गया कि उनकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट कौन से पॉइंट से पास करेगी. तो करते हैं स्टार्ट इसको. y² = 4ax पैराबोला प्लॉट कर रहे हैं. टू टेंजेंट्स, इसके ऊपर दो टेंजेंट्स बनाई गई हैं. एक मान लो बनाई गई है पॉइंट P के ऊपर जिसका पैरामीटर T1 है और दूसरी बनाई गई है Q के ऊपर जिसका पैरामीटर है T2. ठीक है, तो P पे बनाई हमने टेंजेंट, Q पे बना दी. मान लिया चलो कहीं पे भी जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है. हमें रिलेशन दे रखे हैं इनके स्लोप में कि इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा. अब ये पता होगा तुम्हें कि अगर T1 पे टेंजेंट बनाई गई है उसका स्लोप कितना होता है, 1/T1 होता है. Q पे जो टेंजेंट बनाई गई है इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 1/T2 हो जाएगा. तो इनका प्रोडक्ट हम 1 के बराबर कर सकते हैं. 1/T1 × 1/T2 इज इक्वल टू 1. तो एक रिलेशन आ गया हमारे पास T1 T2 = 1 का. ये बात ठीक है, राइट. अब पूछा गया था इसकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में कि इसकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हमेशा कौन से पॉइंट से पास करेगी. तो P और Q को अगर तुम ज्वाइन कर दो यही तो होगी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट. इसके बारे में पूछा गया कौन से पॉइंट से जाएगी. और कल बताया था पिछले वाले सेशन में कि T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली जो कोड होती है, अगर उसके एंड पॉइंट्स के पैरामीटर T1 T2 हैं तो रिलेशन होता है T1 T2 बराबर -c/a का, जहां पे c, 0 से वो पास करती होती है हमेशा एक्स एक्सिस को. ठीक, तो इसका यूज करो. T1 T2 की वैल्यू कितनी 1 आ रखी है, तो 1 को -c/a के बराबर करेंगे तो c कितना आ गया, -a आ गया. तो इसका मतलब ये जो कोड है PQ वाली कोड ऑफ कॉन्टेक्ट कौन से पॉइंट से पास करके जाएगी, हमेशा -a, 0 से पास करेगी. ठीक है, तो डायग्राम हमारी गलत बनी है उस हिसाब से. -a, 0 दूसरी साइड पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे y एक्सिस की. ठीक है, बट पॉइंट कौन सा मिल गया, -a, 0 मिल गया. ओके, लास्ट क्वेश्चन. If normal at point P to the parabola meets it again at point Q, then the maximum possible focal distance of point P is. ठीक है, डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं. स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 16x, a की वैल्यू 4 है. तो पॉइंट P जो है इसका पैरामीटर t दे रखे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, at², मतलब 4t² एंड 2at करोगे तो 8t, राइट. इस पे बनाएगी नॉर्मल, Q पॉइंट पे जाके मीट कर रही है. Q का पैरामीटर हम मान रहे हैं T1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे, 4t1², 8t1, राइट. और ये रिलेशन हमें पता है क्या होगा, T1 = -t - 2/t. इस रिलेशन के थ्रू दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे. ठीक, अब Q पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स तो हमें गिवन भी है 36 एंड -24. तो यहां से अगर तुम इनको कंपेयर करो आपस में तो क्या मिलेगा, 8t1 = -24. तो मतलब T1 की वैल्यू कितनी आ गई, -3 के बराबर आ गई. ठीक, अब इस T1 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, P पॉइंट का पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं T. तो पुट करो यहाँ पे वैल्यू, तो -3 = -t - 2/t.
इसको सॉल्व करना, टी में क्वाड्रेटिक बनेगी, दो वैल्यूज आएंगी, टी इक्वल टू 1 एंड टी इक्वल टू 2। और जैसे ही टी की वैल्यू पता चली तो पॉइंट पी पता चल जाएगा, और पॉइंट पी पता चल गया तो इसका फोकल डिस्टेंस भी आ जाएगा। ठीक है, फोकस कहाँ पे होगा, a,0 4,0 पे। तो देख सकते हैं पी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस कितना होता है, a प्लस ए टी स्क्वायर, तो 4 प्लस 4t स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू हमें बतानी है मैक्सिमम कितनी होगी। ठीक है, तो चेक कर लो, t की एक बार वैल्यू 1 रख के देखेंगे, एक बार 2 रख के देखेंगे। तो जब t इक्वल टू 1 होगा तो फोकल डिस्टेंस sp कितना मिल जाएगा, 4 प्लस 4 8 मिलेगा। और जब t इक्वल टू 2 रखोगे तो फोकल डिस्टेंस sp कितना मिलेगा, 4 इंटू 4 इज 16, 16 प्लस 4 इज 20, दिस इज इक्वल टू 20। तो दो पॉसिबल आ सकते हैं, फोकल डिस्टेंसेज 8 होगा, एक 20, और हमसे मैक्सिमम पूछा था तो मैक्सिमम के लिए 20 बोल देंगे। राइट, तो आज के सारे क्वेश्चन आपको पता ही है, ज्यादातर क्वेश्चन हमारे नॉर्मल और कोनॉर्मल पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, तो कुछ गिनी चुनी प्रॉपर्टीज होती है नॉर्मल्स की, बस वही वाली बार बार यूज हो रही है, तो उनको याद रखना है और कुछ भी नहीं है। ओके, सो इसी के साथ पैराबोला वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। राइट, इसके बाद नेक्स्ट वाले स्लॉट में आपका टेस्ट होगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा एलिप्स। ठीक, ओके, थैंक यू।